नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 50वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इस 50वें वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं डाटा संचार की, डेटा कम्युनिकेशन की, जिसके अंतर्गत हमें चर्चा करनी है डाटा संचार के बारे में, डाटा संचार के घटकों के बारे में, सिग्नल्स के प्रकारों की हमें बात करनी है, डाटा संचार की विधियों की हम चर्चा करेंगे, डाटा संचार के टाइप्स को हम देखेंगे, प्रकारों को हम देखेंगे, फिर प्रमुख प्रोटोकॉल की हम चर्चा करेंगे, जैसे कि HTTP, FTP, जिनके भी फुल फॉर्म्स मैंने आपसे पहले पूछे हैं। चूंकि आपने अभी तक कमेंट में बताए नहीं है, इस वीडियो में आपको सारा पता चलने वाला है। इस वीडियो के पहले भी मैं उनके बारे में आपसे चर्चा पहले कर चुका हूं, तभी मैंने आपसे पूछे थे, फिर भी आपने नहीं बताई, कोई बात नहीं। फिर हम बात करेंगे भारत के प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर की, फिर अभ्यास पुस्तिका की, जैसा एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाटा संचार से, डेटा कम्युनिकेशन से। दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, डेटा संचार या डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा, निर्देश या सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाटा संचार कहते हैं। और यह प्रक्रिया संचार चैनल के माध्यम से पूरी की जाती है। याद रखें, संचार चैनल के माध्यम से डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न आएगा, डेटा को हम किस रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं? तब आंसर करेंगे आप, सिग्नल के रूप में हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं डाटा संचार के घटक की, जिसमें शामिल है सेंडर या प्रेषक, अर्थात भेजने वाला, इंफॉर्मेशन की सूचना जो प्रेषक भेज रहा है, मीडियम किस माध्यम से भेज रहा है, रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता जिसको भेजी गई है, प्रोटोकॉल अर्थात संदेश भेजने और प्राप्त करने के क्या नियम होंगे, ये सारी चीजें, ये होते हैं डाटा संचार के घटक। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं डाटा सिग्नल के प्रकार की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की, कि आखिर डिजिटल सिग्नल होता क्या है। दोस्तों, इस सिग्नल में अर्थात डिजिटल सिग्नल में डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान होता है। ठीक, बाइनरी संख्याओं 0 1 के रूप में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है या आदान प्रदान किया जाता है। किस सिग्नल में? डिजिटल सिग्नल में बाइनरी संख्याओं के फॉर्मेट में डाटा का आदान प्रदान होता है डिजिटल सिग्नल में। इतनी चीजें आप याद रखें, डिजिटल सिग्नल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर जो होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल को। फिर हम बात करेंगे एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल में डाटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण टेलीफोन लाइन। दोस्तों, ये रेडियो तरंग है। इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। डिजिटल सिग्नल में इलेक्ट्रॉनिकली बाइनरी रूप में हम डाटा को भेजते हैं, एनालॉग सिग्नल में रेडियो तरंगों के रूप में डाटा को भेजते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे डाटा संचार की विधियों की। दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप सबके एग्जाम वर्ष 2023 में एक साथ आ गए हैं और इस प्रकार से आप हमारी वीडियो सीरीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएं, इसलिए हम अपनी गति को थोड़ा सा अब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि सर, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप कंप्यूटर का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उसी कोशिश में हमने अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब हम बात करेंगे डाटा संचार की विधियों की। 3 विधियां दोस्तों, सिंपलेक्स, अर्ध ड्यूप्लेक्स या हाफ ड्यूप्लेक्स और पूर्ण ड्यूप्लेक्स या फुल ड्यूप्लेक्स। एक एक करके हम तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है सिंपलेक्स विधि की या सिंपलेक्स मेथड की। दोस्तों, सिंपलेक्स मेथड में डेटा का फ्लो सदैव एक ही दिशा में होता है,
एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डाटा भेजा जाता है, रिसीवर के द्वारा सेंडर को वापस संदेश नहीं भेजे जाते। उदाहरण रेडियो। दोस्तों रेडियो में आपने देखा होगा, रेडियो से सिर्फ आपको आवाज प्राप्त होती है, आप रेडियो तक सिग्नल नहीं भेज सकते। ना तो आप रेडियो में एक साथ सिग्नल भेज सकते हैं, ना ही रेडियो से सिग्नल मिलने के बाद रेडियो से सिग्नल भेज सकते हैं। कहने का मतलब है डाटा का फ्लो एक ही दिशा में होता है, अर्थात रेडियो से इंसान तक होता है। एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डाटा भेजा जाता है, ये भी क्लियर है। और जो रिसीवर है, जो हम हैं, जो सुन रहे हैं, वो रेडियो को वापस सिग्नल नहीं भेज सकते। तो दोस्तों इस प्रकार की जो मेथड होती है उसको हम कहते हैं सिंपलेक्स मेथड या सिंपलेक्स विधि डाटा संचार की। इसमें दोस्तों सेंडर से रिसीवर की साइड डाटा भेजा जाता है। अब हम बात करेंगे अर्ध ड्यूप्लेक्स या हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड की। दोस्तों इस विधि में डाटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। सिंपलेक्स में एक दिशा में हो रहा था, अर्ध ड्यूप्लेक्स में दोस्तों दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डाटा का फ्लो हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तभी तो दोस्तों दोनों दिशाओं में होगा, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होगा। परंतु दोस्तों एक समय में केवल एक के द्वारा ही डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। उदाहरण वॉकी टॉकी, हैंड हेल्ड, ट्रांसीवर। दोस्तों इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है हम समझते हैं। अर्ध ड्यूप्लेक्स विधि में डेटा का फ्लो दोस्तों दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय पर एक ही इंसान बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं ए और बी, अब वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड से। हम बात कर रहे हैं ए और बी की। तो दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है दोनों दिशाओं में फ्लो होगा डाटा का, मतलब ए बी तक भी डाटा या सूचना या जानकारी दे पाएगा और बी ए तक भी दे पाएगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में फ्लो होगा। कहने का मतलब जब ए इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तब बी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, और जब बी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तब ए इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आप इस प्रकार से समझें, हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं बात करने में। यदि आप किसी को फोन करते हैं तो उस फोन कॉल में जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला ना बोल पाए, चाहे कर भी ना बोल पाए, और जब सामने वाला बोल रहा है तब आप चाहे कर भी ना बोल पाए। कहने का मतलब है जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे के पास सिर्फ सुनने का विकल्प हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी बोल सकता है, लेकिन जब वो बोलेगा तो आप ना सुन पाए। इस मेथड को कहते हैं अर्ध ड्यूप्लेक्स मेथड। एक समय में एक के ही द्वारा डाटा का ट्रांसफर होगा। जब ए कर रहा होगा तो बी सुनेगा, जब बी कर रहा होगा तो ए सुनेगा। इतनी चीजें उम्मीद है आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई होंगी। दोस्तों मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए, लेकिन मोबाइल दोस्तों अर्ध ड्यूप्लेक्स का फॉलो नहीं करता। मोबाइल पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि, फुल ड्यूप्लेक्स मेथड को फॉलो करता है। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि आपको समझा पाऊं कि यदि मोबाइल में ऐसा होने लग जाए कि यदि आप बोल रहे हैं तो सामने वाला सिर्फ सुन पाए बोल ना पाए, और सामने वाला यदि बोले तो आप सिर्फ सुन पाए बोल ना पाए, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अर्ध ड्यूप्लेक्स। अब हम बात करेंगे पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि की। दोस्तों इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, एक ही समय में दोनों ओर डाटा का फ्लो हो सकता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही समय में दोनों दिशाओं से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। उदाहरण मोबाइल फोन चैटिंग, चैटिंग बोलते हैं। मोबाइल फोन से आप कॉल करते हैं तब भी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम फोन करते हैं किसी को, मान लो ए और बी पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक समय में ए भी डाटा ट्रांसमिट कर पाएगा, उसी समय बी भी कर पाएगा, और दोस्तों डाटा ट्रांसमिट दोनों दिशाओं में एक ही समय में हो सकता है। इतनी चीजें आपको पूर्ण ड्यूप्लेक्स विधि के बारे में, फुल ड्यूप्लेक्स मेथड के बारे में ध्यान रखनी है। अब हमें चर्चा करनी है संचार के माध्यम की, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और हाँ यदि आपको क्लियर हो रही हैं और आप वीडियो आपने अब तक देखा है, इसका मतलब है आपको वीडियो से लाभ हो रहा है, और ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले पाए। अब हम बात करने वाले हैं माध्यम की, मीडियम की। किसके मीडियम की? कम्युनिकेशन के मीडियम की।
दोस्तों संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का सहारा लिया जाता है, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें माध्यम कहते हैं। उदाहरण केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट आदि आदि आदि। दोस्तों इन माध्यम को हम दो प्रकार से बांट कर देखते हैं, निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित माध्यम। निर्देशित माध्यम को हम कहते हैं इंग्लिश में गाइडेड मीडियम, और अनिर्देशित माध्यम को हम कहते हैं अनगाइडेड मीडियम। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे विस्तार से निर्देशित माध्यम के बारे में। दोस्तों जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। ये केबल कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम या सिल्वर के बने होते हैं। उदाहरण कोएक्सियल केबल, दोस्तों डिस्क में आपने इस केबल को देखा होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल निर्देशित माध्यम के ट्रांसमिशन के या कम्युनिकेशन करने के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अनिर्देशित माध्यम या अनगाइडेड मीडियम। दोस्तों जब डाटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से किया जाता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट आदि आदि। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, जब केबल का चर्चा हो जाए तब आपको याद रखना है कि निर्देशित माध्यम की चर्चा की जा रही है। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो तब अनिर्देशित माध्यम या अनगाइडेड मीडियम से कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी सेम चीज बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। संचार के माध्यम को दो भागों में बांटा, निर्देशित और अनिर्देशित। निर्देशित को पुनः तीन भागों में बांटा, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और कोएक्सियल केबल। अनिर्देशित को तीन भागों में बांटा, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। दोस्तों अनिर्देशित में क्या होता है, वायरलेस होता है, वायर्ड नहीं होते हैं, याद रखना है। अब हमें बात करनी है ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल को हम ईथरनेट केबल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आएगा ईथरनेट केबल के नाम से किसे जाना जाता है, तब आपको आंसर करना होगा ट्विस्टेड पेयर केबल। दोस्तों इस केबल का उपयोग छोटी दूरी या लैन नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे ट्विस्टेड होते हैं, जिसके ऊपर अभ्रक की परत का जैकेट लगा होता है। दो में से एक तार सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा अर्थिंग के लिए होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, दो तार होते हैं, एक तार क्या करता है, सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाता है, और दूसरा तार अर्थिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब हमें बात करनी है फाइबर ऑप्टिकल केबल की। दोस्तों इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग किया जाता है। किस चीज के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल केबल हल्की एवं तीव्र गति वाली होती है। इसमें डेटा का संचरण प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न बनेगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में। फिर हमें बात करनी है कोएक्सियल केबल की। दोस्तों इस केबल के द्वारा उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित किया जाता है। इस केबल को जमीन के नीचे बिछाया जाता है। इस केबल के केंद्र में ठोस तार होता है जो कुचालक तार से घिरा रहता है। इसका उपयोग टेलीविजन नेटवर्क में अधिक किया जाता है। दोस्तों डिस्क में आपने ऐसा देखा होगा। याद रखें, उच्च आवृत्ति वाले डेटा को ट्रांसमिट या संचारित या कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं कोएक्सियल केबल का। इस केबल में केंद्र में ठोस तार होता है, उसके ऊपर कुचालक वायर होता है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इससे भी प्रश्न बन सकता है। अब हम बात करेंगे अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम की, अनिर्देशित संचार माध्यमों की, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। दोस्तों इसमें रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है। इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। रेडियो वेव ट्रांसमिशन वायर टेक्निक से सस्ता होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यह माध्यम वर्षा धूल बर्फ से प्रभावित होता है। कौन सा माध्यम वर्षा धूल बर्फ से प्रभावित होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रेडियो वेव ट्रांसमिशन वर्षा धूल आदि से प्रभावित होता है, और यह सस्ता होता है वायर्ड से, क्योंकि वायर बिछाना महंगा पड़ जाता है। लंबी दूरी के लिए दोस्तों हम रेडियो ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। फिर हमें बात करनी है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। दोस्तों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जिससे यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है।
कोई बात नहीं, आप इग्नोर करें डिस्टरबेंस को। हम बात कर रहे थे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। दोस्तों इसमें डेटा रेडियो सिग्नल की तरह संचारित होता है, माइक्रोवेव में भी। इस सिस्टम में डेटा का कम्युनिकेशन आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। याद रखें दोस्तों, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में आवृत्तियों के माध्यम से डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है, डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जिसकी आवृत्ति लगभग 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। दोस्तों यह सीमा आप ध्यान रखें, 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रांसमिशन होता है उसकी आवृत्ति, जो तरंगे होती है उनकी आवृत्ति। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एकल दिशात्मक होता है, खराब मौसम पर यह प्रभावित होता है। इसका उपयोग टेलीविजन प्रसारण में किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, रेडियो आवृत्ति पे काम करता था रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक, अब हमें बात करनी है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की। यह छोटी दूरी लैन में डाटा कम्युनिकेशन करने की उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस ऑब्जेक्ट जैसे दीवार के आर पार नहीं जा सकती। आपको याद रखना है दोस्तों, जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वह ठोस ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं जा सकती। इंफ्रारेड किरणों की बात की जा रही है दोस्तों। सामान्यतः टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर आदि में हम इंफ्रारेड वेव का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप टीवी रिमोट का उपयोग करते हैं तो जहां पर टीवी होती है उस रूम में आपको रहना होता है। दूसरे रूम में जाने पर टीवी का रिमोट टीवी तक कैच नहीं कर पाता। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हमें चर्चा करनी है नेटवर्क प्रोटोकॉल की। नेटवर्क प्रोटोकॉल होते क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट में सूचनाओं के नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। जो सूचनाओं को भेजने, प्राप्त करने इनके संबंध में जो नियम होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। इसका उपयोग किसी भी नेटवर्क में सूचनाओं को त्रुटि रहित आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। विस्तार से इनकी हमें चर्चा करनी है। शुरुआत हम करने वाले हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की। फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखें। इसका उपयोग इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। और जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक भेज देता है। छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है दोस्तों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल डाटा को, और नेटवर्क के माध्यम से डेस्टिनेशन या लक्ष्य तक भेज देता है। अब हम बात करेंगे एसएमटीपी प्रोटोकॉल की। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों फुल फॉर्म में ही समझ आ रहा है। इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए किया जाता होगा। आपको फुल फॉर्म ध्यान रखने हैं, अनुप्रयोग या उपयोग आप वैसे भी उससे गैस कर ले जाएंगे। फिर हम बात करेंगे एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के काम में आता है। दोस्तों याद रखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और वर्ल्ड वेब वाइड पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। फिर बात करनी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी की। फुल फॉर्म आप ध्यान रखें। इसका उपयोग कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल जिसमें डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ आदि आदि शामिल हो सकते हैं, इनका ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग। फिर गोफर क्या है दोस्तों? यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। प्रश्न आएगा प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो गोफर है, जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट सर्च करना और प्राप्त करना प्रदर्शित करता है। कौन? गोफर। इतनी बातें आप गोफर के बारे में ध्यान रखें। फिर हम चर्चा करेंगे अब टेलनेट की। दोस्तों किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर को संचालित करने में यह प्रोटोकॉल मदद करता है। दोस्तों किसी एक कंप्यूटर से आप दूर बैठकर किसी दूसरे कंप्यूटर को संचालित करना चाहते हैं, तब आप टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। इसका यूज कैसे होता होगा दोस्तों? मान लो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर के संबंध में या सेटिंग कुछ भी प्रॉब्लम आई, आपको उसका समाधान नहीं पता और जो उसका समाधान जानता है वह किसी दूसरी जगह पर बैठा है, तो इस प्रोटोकॉल की सहायता से वह अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, टेलनेट किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित करने में यह मदद करता है। इसके लिए रिमोट लॉगिन की जरूरत होती है। दोस्तों याद रखें, रिमोट लॉगिन की जरूरत किस प्रोटोकॉल के लिए होती है?
टेलनेट प्रोटोकॉल की होती है। उदाहरण में दोस्तों टीम व्यूअर, एनीडेस्क आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जैसे कि इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखे हुए हैं। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों यह सभी कुछ अन्य प्रोटोकॉल थे जिनके फुल फॉर्म दोस्तों आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में सहायक होगी। और दोस्तों ऐसा है तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करके। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं, आगे भी इस तरीके से काम करता रहूंगा। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।